Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on universe knowledge and how the definition we tried to make of universe knowledge according to our own interpretation, and there are so many examples we have given for understanding the universe knowledge. Okay, so in this way we understood what is meaning by the universe knowledge, and after that we also seen the lesson note, and with the help of this lesson note we have also given the explanations up to this topic. Now we are going to see what are the characteristic of universe knowledge, right? So what is meaning by the characteristic? Characteristic is nothing but the feature which we understand, and what are their main objectives, and what are their advantage, and what are their new perceptions regarding this concept, regarding these topics, and that is why it is called the characteristic. Different types of features when we studies, that is called the characteristic. तो जब हम अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बारे में जानते हैं तो उसे कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है. सो इट इज़ वेरी attractive way we can see characteristic and discuss over that. So first we can see it is composed, scattered, segmented, separated by space. So up to 3 or up to 3 features we have discussed in the last lecture. Now we are going to discuss on the fourth characteristic of universe knowledge. So expansion without action is comprehensible. Therefore action is integral component of universe knowledge. Okay, so action is most important there in any condition, any situation. If we are just formulate the theory and theories, and if we are just speak about something, but in this regard if we don't take the decision and don't take the action, then no project, no theory will be implemented, will be executed, right? तो जब हम खाली बोलते हैं या जस्ट सुनते हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं और खाली थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं, तो कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी थ्योरी इम्प्लीमेंटेड नहीं होती है या एग्जीक्यूट नहीं होती है. ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स नॉलेज के बारे में जब हम थ्योरीज का स्टडी करते हैं तब वहाँ पर एक्शन जरूरी होता है.
जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पर देखा कि अलग अलग जो क्लासिफायर है उन्होंने अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम और लाइब्रेरी स्कीम क्लासिफिकेशन की स्कीम फाइंड आउट की है, जैसे कि डीडीसी है, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन है, यूडीसी है, कॉलम क्लासिफिकेशन है, और बहुत सारे क्लासिफिकेशन स्कीम के उदाहरण हम यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन जब तक इन क्लासिफिकेशन स्कीम का हम लाइव उपयोग नहीं कर सकते या नहीं करते, तब तक उनको हम थ्योरी ही कह सकते हैं, तब तक उनको कोई वैल्यू नहीं रहता है। ओके, कोई भी थ्योरी जब हम फॉर्मुलेट करते हैं या कोई भी रिसर्च हम फॉर्मुलेट करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, जब तक उसमें डिसीजन और एक्शन नहीं आता और उसके संदर्भ में हम डिसीजन या एक्शन नहीं लेते हैं, तब तक उसको हम केवल थ्योरी ही कह सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से जब यूनिवर्स नॉलेज के बारे में जब हम बात करते हैं, when we talking about universe knowledge, at that time there are many classifiers try to formulate library classification scheme by formulate the different types of theories। तो अलग अलग थ्योरी के आधार पर अलग अलग जो क्लासिफायर्स है, क्लासिफिकेशन एक्सपर्ट है, उन्होंने क्लासिफिकेशन स्कीम या क्लासिफिकेशन थ्योरी फॉर्मुलेट करने का प्रयास किया। लेकिन उनमें से कुछ थ्योरीज यानी स्कीम उसका हम उपयोग करते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं लाइब्रेरी में। जैसे कि बहुत सारी लाइब्रेरी में डीडीसी क्लासिफिकेशन स्कीम यूज की जाती है, कोलोन क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में यूडीसी सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन यूज किया जाता है। तो जब तक रिसर्च के संबंध में हम थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं और जब तक उसका एक्शन नहीं होता, प्रैक्टिकल उसका यूज नहीं होता, तब तक उस रिसर्च में जान है ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि साइंटिस्ट, इन्वेंटर, डिस्कवरर जब कोई भी थ्योरी फॉर्मुलेट करता है तो उसका मुख्य जो उद्देश्य होता है टू सर्व द पीपल, टू हेल्प द पीपल, टू सॉल्व द क्वेरी ऑफ पीपल, ये मेन उद्देश्य होता है। लोक कल्याण और जन कल्याण ये प्रमुख उद्देश्य होता है। और जब तक कोई भी थ्योरी लोगों के उपयोग में नहीं आती है, तब तक उस थ्योरी का कोई वैल्यू नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है, तो उसे हम यूजलेस कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक्शन को बड़ा इम्पोर्टेंट दिया गया है। UOK is super flexible. However much segment expand, there will be always be space for further expansion। okay, तो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है ये जो है सुपर फ्लेक्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू आवर ओन इंटरप्रिटेशन, अकॉर्डिंग टू आवर ओन theory, we try to explain or expands, we try to give the explanation according to our own interpretations and expansions, so that is why it is called the super flexible। तो इस तरह से यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जो होता है वो सुपर फ्लेक्सिबल होता है अकॉर्डिंग टू आवर एक्सप्लेनेशन। हमारे एक्सप्लेनेशन से या एक्सपांशन के द्वारा हम उसका डेवलपमेंट कर सकते हैं। ओके, तो हमें दोनों का स्कोप होता है, जैसे कि हम उसका एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं और एक्सपांशन भी कर सकते हैं। हमारे अकॉर्डिंग उसका एक्सप्लेनेशन यानी कि क्या थ्योरी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। ओके।
जैसे कि क्लासिफिकेशन स्कीम का स्टडी करने के बाद जो हमारे लाइब्रेरी प्रोफेशनल होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं प्रेजेंट में, वो भी क्लासिफिकेशन स्कीम तैयार कर सकते हैं अपनी ओन इंटरप्रिटेशन के द्वारा, ओन इनोवेशन के द्वारा। ओके, पहले तो उनको वो थ्योरी के स्वरूप में फॉर्मुलेट करनी होगी, फिर एक्शन रिसर्च में उसका रूपांतरण करना होगा। ओके, तो इस तरह से एक्सप्लेनेशन और एक्सपांशन हम हमारे अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या ओल्ड जो क्लासिफिकेशन स्कीम है उसमें भी हम हमारा मॉडिफिकेशन सजेस्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। ओके, the speed and form of expansion in all direction is not the same। लेकिन जो स्पीड होता है थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल एक्सपांशन का ऑल डायरेक्शन में सेम नहीं होता, कहाँ पे ज़्यादा होता है कहाँ पे कम होता है। ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ थ्योरी और नेचर ऑफ इन्वेंटर उसके हिसाब से होता है। In the course of expansion of some segments get overloaded, attain critical mass, and finally burst into smaller segment, establishing their own identifies and remain bound with the parent segment। okay, तो इस तरह से in the course of expansion some segments get overloaded, attain critical mass, and finally burst into smaller segments, establishing their own identities and remain bound with the parents segments। okay, so in certain cases with the purchase of time, parts of two or more segments merge together to form new segments biochemistry, while parents segments do not lose the parts। okay, कुछ सर्टन केसेस में क्या होता है, सेगमेंट अलग अलग हो जाते हैं, कहाँ पे मर्ज होते हैं, ऐसा होते रहता है। तो एक्सपांशन हम जब जैसे करते हैं तो सेगमेंट बढ़ते जाता है, और कभी कभी क्या होता है, दो सेगमेंट करके हम तीसरा नया सेगमेंट बनाते हैं। ओके, तो ऐसे एक्सपांशन में होते रहता है। इससे क्या होता है, सब्जेक्ट की निर्मिति होती रहती है, कहाँ पर इसका स्पीड कम होता है, कहाँ पर ज़्यादा होता है। ओके, तो ठीक इस तरह से सब्जेक्ट का निर्माण होते रहता है, या जिसे हम मर्ज कहते हैं वो भी होते रहता है। मोड्स ऑफ फॉर्म सब्जेक्ट लास्ट है, at times several segments are found together in the form of cluster where all segment retain their own identifiers। okay, ओशिनोग्राफी, फिजिकल साइंस एटसेट्रा। तो कहाँ पर ए सेगमेंटेड जो होता है, सेगमेंटेशन ये होते रहता है, तो कहाँ पे ये कनेक्ट होते रहता है। ओके, फ्लो चार्ट के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ओके, एक्सपांशन, segments,
अलग अलग सेगमेंट में ये सेगमेंटेशन होते रहता है, फिर आगे जाके ये सेगमेंट एक भी हो सकते हैं ऐसा करके। ओके, और इससे और भी सेगमेंट बन सकते हैं। ओके, तो ऐसे ये एक्सपांशन और टुगेदरनेस, सेपरेटनेस और टुगेदरनेस ऐसे हो सकता है एक्सपांशन में। ओके, तो जैसे कि नेटवर्क ऑफ रिवर आपने देखा होगा कि एक नदी का उगम होता है और फिर जाके वो सेपरेट हो जाती है दो भागों में, फिर आगे वो जाके तीन चार भागों में सेपरेट हो जाती है, फिर सभी भाग एक जगह पे समुद्र को मिलते हैं, ऐसे होते रहता है। ओके, इसका मतलब उगम नदी का जहाँ से होता है वहाँ से उसका एक्सपांशन होते रहता है, यानी कि वो मेन ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, ओके, इसमें बढ़ते रहती है, फिर आगे जाके वो एक भी हो जाती है। ओके, ऐसे होते रहता है। नेटवर्क ऑफ रिवर आपने देखा होगा या सुना होगा या स्टडी किया होगा ज्योग्राफी में। वैसे ही सेम माउंटेन का भी होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक लाइन माउंटेन की होती है, उसकी दो रो बन जाती है या होती है जब कोई भी हलचल ज़मीन पर होती है, तब ऐसा घटित होता है। और एक माउंटेन के एक रो के दो रो बन जाते हैं, दो के चार रो बन जाते हैं, और फिर आगे जाके वे और एक बन जाते हैं। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि एक सेगमेंट के अनेक सेगमेंट बनते हैं, एक मेन पार्ट के अनेक मेन पार्ट्स बनते हैं, फिर आगे जाके वे एक बनते हैं, और या अलग अलग होकर एक होकर फिर नया कुछ क्रिएट होता है। ओके, तो इस तरह से यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की भी निर्मित होती है। सब्जेक्ट होता है जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखा है और दिया गया है, ओशिनोग्राफी फिजिकल साइंस। ओके, तो इसमें ओशिनोग्राफी एक सब्जेक्ट है, फिजिकल साइंस है, तो एक सेगमेंट अलग अलग हुआ है और उसके आगे भी सेगमेंट बन सकते हैं। तो इससे हमें ये प्रतीत होता है कि किस तरह से सेगमेंट्स का निर्माण होता है एक्सपांशन में। सब्जेक्ट एक्सपांशन जब हम करते हैं तो सब्जेक्ट ब्रांचेस का निर्माण होता है, सेगमेंट का निर्माण होता है, फिर आगे जाके वे और एक हो जाते हैं और उसका अलग ही रूप हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये यूनिवर्स ऑफ नॉलेज की निर्मित में या डेवलप करने में मदद करती है। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पर देखते हैं, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट। When ideas get organized in the form of body of idea, subject is formed. New subject has to be given helpful place among the already existing specific subject without disturbing the helpful sequence already arrived at. तो न्यू सब्जेक्ट जब आते हैं और हेल्पफुल प्लेस अमंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ऐसी प्लेस होती है वहाँ पर वो फिक्स बैठते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द हेल्पफुल सीक्वेंस ऑलरेडी अराइव्ड। जो सीक्वेंस होता है उनका, तो उनको बिना डिस्टर्ब किए वो न्यू जनरेटेड सब्जेक्ट ऑटोमेटिक उसमें बैठ जाते हैं। तो इसको हम इंटरलिंक कहते हैं और इंटरलिंक कह सकते हैं। जैसे कि नदी होती है, वो अपने उगम स्थान से फ्लो होती है उसका वाटर, तो अलग अलग ब्रांचेस में वो डिवाइड होती है आगे जाकर, एक्सपांशन जब उसका होता है, और फिर आगे जाकर वो एक बनती है, फिर डिवाइड होती है, फिर समंदर को मिलती है। तो इसमें कोई भी रिवर का पार्ट डिस्टर्ब नहीं होता है, अपना जो एक्सपांशन का जो कार्य होता है वो
चलते रहता है रिवर का। और फिर उस तरह से हम हमारे सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे कुछ सब्जेक्ट जो नए क्रिएट किए जाते हैं और ऑलरेडी हेल्पफुल सीक्वेंस के द्वारा ऐसे कुछ प्लेस होते हैं, हेल्पफुल प्लेस एग्जिस्टिंग स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वो हम बिठाते हैं, तो वहाँ पर कोई जगह डिस्टर्ब नहीं होती है। So this demands the awareness of the classifiers of different modes of formation of subject to elaborate notational techniques to overcome the problem. Okay. So these demand awareness of classifier of the different modes. तो इसमें क्या होता है, क्लासीफायर डिफरेंट मोड्स ऑफ फॉर्मेशन सब्जेक्ट के द्वारा अलग अलग नोटेशन टेक्निक के द्वारा इस प्रॉब्लम पर ओवरकम करते या मात करते हैं। So this demands the awareness of the classifiers of different modes of formations of subject, elaborate notational techniques to overcome the problem. Okay. तो इस तरह से क्लासीफायर क्या करते हैं, फिर मोड्स ऑफ फॉर्मेशन के द्वारा अलग अलग मोड्स ऑफ फॉर्मेशन के द्वारा इस समस्या पर क्या करते हैं, अवेयरनेस के द्वारा ओवरकम करते हैं या इस समस्या पर मात करते हैं। In 1950, Dr. S.R. Ranganathan put forward the viewpoint that subject in the universe knowledge can be formed by means various modes of formation. Okay. तो 1950 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा अलग अलग प्रकार के जो व्यू पॉइंट है सब्जेक्ट के वो प्रस्तुत किए गए या फॉर्मुलेट किए गए। तो उस पर हम अब चर्चा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्पीक ऑन दैट मोड्स ऑफ फॉर्मेशंस। ओके। तो किस प्रकार के कौन से है इस पर बात करते हैं। लैमिनेशन काइंड 1, लैमिनेशन काइंड 2, लूज असेंबल काइंड 1, लूज असेंबल 2, लूज असेंबल 3, देन फ्यूजन, डिसेक्शन, डेनुडेशन, फ्यूजन, डिस्टिलेशंस, पार्शियल कॉम्प्रहेंशन, सब्जेक्ट बंडल। तो इस सभी प्रकार के मोड्स ऑफ फॉर्मेशन डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं और उसका मीनिंग क्या होता है। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लैमिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। वन और मोर आइसोलेट फैसेट आर कंबाइंड विथ बेसिक सब्जेक्ट गिविंग राइज टू कंपाउंड सब्जेक्ट। ओके। तो यहाँ पर लैमिनेशन यानी कि क्या, एक कंसेप्ट को समझते हैं पहले। लैमिनेशन, तो लैमिनेशन ये जो वर्ड है, लैमिनेट हम करते हैं। लैमिनेट कैसे करते हैं हम, जैसे पेपर होता है और उसको लैमिनेट करते हैं हम, उसको लैमिनेशन बोलते हैं। तो लैमिनेशन का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ एक साथ होती है, यानी पेपर और पेपर पर हम कवर लैमिनेट करते हैं। ओके। तो लैमिनेट का जो मीनिंग होता है,
दो चीज़ एक साथ जोड़ना। तो उसको हम लैमिनेशन कहते हैं। ओके, तो लैमिनेट का मतलब जैसे कि आप स्कूल में कॉलेज में होते हो तब कुछ डॉक्यूमेंट आप लैमिनेट करते हो, तो उसमें क्या होता है, एक पेपर होता है और पेपर एक प्लास्टिक के रूप में एक करना होता है, इसलिए हम लैमिनेट करते हैं क्योंकि वो फ्यूचर में उसकी कोई हानि ना हो सके और टॉर्न ना हो सके, इसलिए हम प्रोटेक्शन के लिए ये बात करते हैं। ओके, तो लैमिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फिर दो चीज़ें एक साथ जोड़ना या एकत्र करना, उसे हम लैमिनेट या लैमिनेशन कहते हैं। तो ठीक इस तंत्र से हम क्या कर सकते हैं, लैमिनेट के तंत्र से उसमें कितनी चीज़ आती है, लैमिनेशन कितने प्रकार का यहाँ पर बताया है। लैमिनेशन 1, लैमिनेशन 2, दो प्रकार का लैमिनेशन यहाँ पर बताया गया है। लैमिनेशन 1 में क्या आता है फिर, टू और मोर component come together, isolate facet are combined. To come together. ओके, तो उसमें एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया है। ए फर्स्ट प्रकार का लैमिनेशन होता है, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस है, लाइब्रेरी एक है, साइंस अलग, एकेडमिक लाइब्रेरी है, स्कूल लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ओके, तो यहाँ पर वन एक फैसेट है और उसकी जो फैसेट एकेडमिक लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तीन फैसेट यहाँ पर ज्वाइन किए गए हैं। ओके, जैसे कि लाइब्रेरी साइंस, इसका नंबर क्या है हम यहाँ पर देखते हैं, 2। और 3 यहाँ पर दिया गया है, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। तो इस तरह से एक आइसोलेट हुआ यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस, दूसरा आइसोलेट स्कूल लाइब्रेरी, तीसरा आइसोलेट कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। ऐसे हम आइसोलेट बना सकते हैं और उसको कंबाइन कर सकते हैं या लिंक कर सकते हैं या टुगेदरनेस कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लैमिनेशन 1 में किस तरह की चीज़ें हम कलेक्ट करते हैं या मोड ऑफ फॉर्मेशन आता है, ये हमें आना चाहिए। और लैमिनेशन जैसे हम बोलते हैं तो हमारे सामने हम सब्जेक्ट
लैमिनेशन कैसे कर सकते हैं, ये उदाहरण के तौर पर समझना चाहिए। और लैमिनेशन 2 में 2 और मोर पेसिस बेसिक सब्जेक्ट गोइंग विथ सेम प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट आर कंपाउंड ओवर वन अनदर गिविंग राइज टू कंपाउंड बेसिक सब्जेक्ट। ओके, यहाँ पर बेसिक सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट ज्वाइन होते हैं लैमिनेशन 1 में, और यहाँ पर बेसिक सब्जेक्ट गोइंग विथ सेम प्राइमरी सब्जेक्ट आर कंपाउंड ओवर द वन अनदर। दो बेसिक सब्जेक्ट एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं, जैसे कि एल मेडिसिन है, चाइल्ड मेडिसिन है, फीमेल मेडिसिन है। ओके, ऐसे हम यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। बेसिक सब्जेक्ट come together. Lamination 2. Compound subjects are combined. Okay. और फिर यहाँ पर भी एक उदाहरण यहाँ पर दिया है मेडिसिन का। मेडिसिन एल करके है, L9C L9F। ओके, चाइल्ड मेडिसिन और एल फीमेल मेडिसिन। क्या नंबर है वह देखते हैं, L9F। ओके, तो इस तरह से बेसिक दो सब्जेक्ट या दो कंपाउंड सब्जेक्ट जब एक साथ आते हैं, उसका लैमिनेशन होता है, लैमिनेट ओवरलैपिंग होता है। तो इस तरह से कई सब्जेक्ट हम यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर लैमिनेशन जब होता है तब किस तरह से वो किया जाता है, फर्स्ट लैमिनेशन किस प्रकार होता है, लैमिनेशन टू किस प्रकार होता है। तो जनरली दो ओवरऑल जो प्रोसेस है इसमें एक जैसी है, लेकिन हम किस तरह से वो करते हैं इस पर ये डिपेंड है। उदाहरण के तौर पर ही हम समझ सकते हैं। तो लैमिनेशन करना का यानी कि क्या, दो कंपोनेंट, दो पेसीज या दो सेगमेंट एक साथ जोड़ना और उससे कुछ नया फॉर्मुलेट करना या मोड्स ऑफ सब्जेक्ट तैयार करना, सेगमेंट तैयार करना, इसका उद्देश्य होता है। तो फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लैमिनेशन का इम्पोर्टेंट कितना है। ये हमें यूनिवर्स नॉलेज को डेवलप करने में या सब्जेक्ट डेवलप करने में मदद करता है। ओके, फिर आगे जाके लूज असेंबलेज क्या होता है ये देखते हैं। फर्स्ट लूज असेंबलेज, इसके बारे में बात करते हैं। लूज असेंबलेज, ओके। तो लूज असेंबल 1, लूज असेंबल 2 और लूज असेंबल 3 यहाँ पर दिया है। तो
उसके संदर्भ में बात करते हैं। तो लूज असेंबल 1 क्या कहता है, 2 और मोर सब्जेक्ट simple or compound are studied in their mutual relation. Such a relation is called inter-subject phase relation and give rise to complex subject. Okay, तो इस तरह से दो और दो से ज़्यादा सब्जेक्ट जो होते हैं सिंपल या कंपाउंड, उनमें जो म्यूचुअल रिलेशन होता है और उसी रिलेशन को हम इंटर सब्जेक्ट फेज कहते हैं, रिलेशन कहते हैं, और उसको ही असेंबलेज कहते हैं। यानी कि दो और दो सब्जेक्ट में या दो और उससे ज़्यादा सेगमेंट में, कंपोनेंट में एक रिलेशन होना यहाँ पर ज़रूरी होता है। ओके, तो उस रिलेशन को क्या कहा गया, फिर असेंबलेज कहा गया है। ओके, तो लैमिनेशन यानी कि कंबाइन, कम टुगेदर, ये मीनिंग आप ध्यान में रखना। नहीं तो लैमिनेशन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ लैमिनेशन। लेकिन जब उसका मीनिंग आपको पता होगा तो सब्जेक्ट फॉर्मुलेशन भी करना आपको आसान हो जाएगा, और हमारे सब्जेक्ट में ही नहीं तो बाहर भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो लैमिनेशन का मतलब कम टुगेदर और कंबाइन, टू जॉइन, ये मीनिंग आप ध्यान में रखना। असेंबल का मीनिंग क्या होता है, असेंबल्स यानी कलेक्ट विथ रिलेशन, उसमें रिलेशन होता है। ओके, तो रिलेशन किस प्रकार के से होता है, रिलेशन बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, कैलकुलस फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ज्योग्राफी कंपेयर्ड विद जियोलॉजी, डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस, इन्फ्लुएंस ऑफ मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो इसमें सिमिलरिटी होती है या कंपैरिजन हो सकता है या डिफरेंस आ सकता है। ओके, तो इस तरह से हम उसमें शो रिलेशन करते हैं। assemblage 1, okay, show relation between two or more सब्जेक्ट, दो या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट में जब हम रिलेशन दिखाते हैं तो उसमें कंपेयर करते हैं, सेम नेस दिखाते हैं या डिफरेंट दिखाते हैं, तो इसके बेस पे हम रिलेशन दिखाते हैं। ओके, तो असेंबल यानी कि क्या, शो रिलेशन विथ, कम टुगेदर विथ रिलेशन, रिलेशन के साथ रहना। जैसे कि हमारी फैमिली होती है और हम एक ही घर में रहते हैं, तो अलग अलग पर्सनालिटी, अलग अलग नेचर के लोग घर में होने के बावजूद भी उसमें डिफरेंटनेस होता है, बहुत सारी कुछ सिमिलर चीज़ें भी होती है, सिमिलरिटी भी होती है, लेकिन हम रिलेशन के साथ, रिश्ते के साथ बंधे हुए होते हैं, इसलिए एक साथ रहते हैं। ओके, तो उसमें एक हायरार्की बनती है, जैसे कि ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, इनकी पेयर होती है, इनकी जोड़ी होती है, और दूसरे फादर और मम्मी, इनकी जोड़ी होती है, उनके बच्चे, और फिर फादर और मम्मी के बच्चे होते हैं, सन एंड डॉटर। ओके, तो ये क्या होता है, फिर यहाँ पर रिलेशन दिया गया है, भले ही इनकी नेचर अलग अलग है, जेंडर अलग अलग है, सभी प्रकार के भेद पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये हमें एक साथ दिखाई देते। तो इसमें ऐसा कौन सा
धागा है जो इन सबको जोड़ के रखता है। तो इसमें एक रिलेशन होता है और वो रिलेशन हम पूरी जिंदगी भर उसको जपते हैं या उसका प्रोटेक्शन करते हैं, इसलिए एक साथ पूरी ज़िंदगी भर रह सकते हैं। ओके, तो इस तरह से जैसे कि एक फैमिली अलग अलग व्यक्ति का इंडिविजुअल नेचर होने के बाद भी और कुछ सेमनेस होने के बाद भी, कंपैरेटिव चीज़ें अलग होने के बाद भी वे एक साथ रह पाते हैं क्योंकि उनमें एक रिलेशन होता है। ठीक उसी तरह से सिंपल या कंपाउंड सब्जेक्ट या कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट अलग अलग होने के बाद भी उनमें एक रिलेशन होता है और उसके साथ हम असेंबलेज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर उदाहरण भी हमने देखा, कुछ में सिमिलरिटी है, कुछ में डिफरेंस है, कुछ में कंपैरेटिव स्टडी है। और लूज असेंबलेज क्या होता है? ओके, तो यहाँ पर लूज असेंबलेज फर्स्ट हमने देखा, उस पर चर्चा की। और उसका मीनिंग भी जानने का प्रयास किया। उनमें एक रिलेशन होता है और रिलेशन कैसा होता है, एक जो हमें दिखाई नहीं देता, जैसे कि फैमिली में कुछ लोग एक साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो भले ही अलग अलग लोग, अलग अलग ढंग के, अलग अलग रंग के, अलग अलग स्वभाव के, अलग अलग भाव के लोग एक साथ रह पाते हैं क्योंकि उनमें एक अनक्लियर रिलेशन होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। अनक्लियर मीन्स जो हमें दिखाई नहीं देता। ओके, उसे लूज कहा गया है यहाँ पर, लेकिन उनमें एक नाता होता है, रिश्ता होता है। ओके, इसलिए वो एक साथ रह पाते हैं या रहते हैं। और इसका उदाहरण हम और तरह भी ले सकते हैं, जो अणुरेणु होते हैं एक पदार्थ में। एक पदार्थ हमें स्थायी रूप में दिखाई देता है, सॉलिड रूप में दिखाई देता है, हम उसको यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं। तो सॉलिड रूप में वो क्यों एक साथ होता है? क्योंकि अलग अलग कण होने के बावजूद भी वो इकट्ठा होकर एक पदार्थ, अलग पदार्थ हमें दिखाई देता है। तो अणुरेणु जो होते हैं वे क्या होते हैं? अलग अलग जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ रिलेशन होने की वजह से वो एक साथ रह पाते हैं, इसलिए हमें वो पदार्थ सॉलिड दिखाई देता है। ओके, तो इस तरह से लूज assemblage to two or more isolate from one and the same schedule are brought into mutual relation। तो ठीक इसी तरह से जैसे लूज असेंबल वन में हमने देखा कि उसमें एक रिलेशन होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें भी एक सेम शेड्यूल, एक म्यूचुअल रिलेशन होता है। सच एज रिलेशन इज कॉल्ड द इंटर शेड्यूल फेज रिलेशन, और उसे इंटर रिलेशन फेज रिलेशन हम कहते हैं गिव राइज अप कॉम्प्लेक्स आइसोलेट। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स आइसोलेट की निर्मित यहाँ पर की जाती है। ओके, तो उसके उदाहरण भी दिए हैं यहाँ पर, कुछ रिलेशन बिटवीन हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। ओके, वास्तविक रूप से हम देखा जाए तो हिंदुइज्म पूरा अलग धर्म है, रिलीजन है, और जैन अलग है। लेकिन हिंदुइज्म में ह्यूमन बीइंग का रिलीजन है और जैनिज्म भी ह्यूमन बीइंग का रिलीजन है। ये दोनों का सेमनेस है, लाइकनेस है, दोनों में
एक मेडिटेटर है, भले ही दो अलग अलग इनके रिचुअल्स है, अलग अलग उनके मेथोडोलॉजीज है, अलग अलग उनके जीवन पद्धति है, लेकिन दोनों इंसान के धर्म है। ओके, तो ये दोनों में कॉमननेस है, रिलेशन शो करता है। ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म इंसान का धर्म है और जैनिज्म किसी और अन्य जीव का धर्म, ऐसा नहीं है, दोनों इंसान के ही धर्म है। तो ये सेमनेस है दोनों में, और इसकी वजह से वह रिलेशन प्रतीत होता है। एपिस्टेमोलॉजी फॉर लॉजिक। ओके, comparison of racials and social psychology, difference between gold and paper and currency, influence of consumptions on productions। ओके, तो इस तरह से कंपैरिजन के द्वारा, सेमनेस के द्वारा, डिफरेंशिएशन के द्वारा, इन्फ्लुएंस के द्वारा हम कुछ ना कुछ दोनों में, दो कंपोनेंट में, दो कंपाउंड सब्जेक्ट में या सिंपल सब्जेक्ट में रिलेशन दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये रिलेशन कैसा होता है? म्यूचुअल होता है। ओके, यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रहेंसिव लेवल पे होता है, इसलिए उसे म्यूचुअल कहा गया है। ओके, लूज असेंबलेज 3 में क्या होता है फिर? टू और मोर आइसोलेट टेकन फ्रॉम वन एंड सेम एरे of order higher than 1 in one and the same schedule are brought into mutual relation. Such a relation is called inter-array phase relation। तो इसको inter-array phase relation कहा गया है। तो फिर सेम दोनों में जैसे हमने देखा असेंबलेज 1 और असेंबलेज 2 में, ठीक उसी तरह असेंबलेज 3 में भी सेम प्रोसेस होती है। व्हेन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स और आइसोलेट्स और सेगमेंट्स और यू मे कॉल इट सब्जेक्ट्स आर कम टुगेदर ऑन द बेस ऑफ म्यूचुअल रिलेशन, सो दे आर कॉल्ड इंटर एरे फेज रिलेशन। तो उसे हम इंटर एरे फेज रिलेशन कहते हैं। इसमें भी एक रिलेशन होता है। ओके, तो तीनों प्रकार का जो असेंबलेज है, ए रिलेशन बेस पर होता है, रिलेशन बेस पे ही ये असेंबलेज या मोड ऑफ फॉर्मेशन हम कर सकते हैं सब्जेक्ट का। लेकिन जैसे कि फैमिली में हम देखते हैं अलग अलग रिश्ता रिलेशन होता है, जैसे माँ बेटे का अलग रिश्ता होता है, पति पत्नी का अलग रिश्ता होता है। ओके, एक ही स्त्री का अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रिश्ता होता है। एक लेडी किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की पत्नी होती है, तो फिर किसी की फ्रेंड हो सकती है। तो ये अलग अलग रिलेशन एक ही व्यक्ति की हम देखते हैं। तो रिलेशन जैसे कि एक है, लेकिन रिश्ता अलग अलग है। ठीक उसी तरह से जो कनेक्शन होता है वो एक होता है, लेकिन वह कौन से बेस पर होता है? इंटर एरे फेज रिलेशन के बेस पर होता है। गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स आइसोलेट्स, और उससे एक कॉम्प्लेक्स आइसोलेट की निर्मित होती है, यानी कि अलग अलग आइसोलेट की निर्मित होती है, अलग अलग टॉपिक सब टॉपिक की मेन टॉपिक की निर्मित की जाती है। जैसे कि यहाँ पे भी रिलेशन हम दिखा सकते हैं कंपैरिजन करके, डिफरेंशिएशन करके, इन्फ्लुएंस के बेस पे। रिलेशन बिटवीन यूनिवर्सिटी एंड रिसर्च, तो जहाँ पर यूनिवर्सिटी होती है तो वहाँ पर रिसर्च होता है, और जहाँ पर रिसर्च होता है वहाँ पर यूनिवर्सिटी होती है। कंपैरिजन ऑफ एटॉमेटिक वेट ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ओके, और फिर आगे जाके डिफरेंट बिटवीन रिफ्रैक्शंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, ये भी होता है। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर्स ऑन एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। ओके, तो ठीक उसी तरह से लूज असेंबलेज 3 1 2 3 इसमें रिलेशन होता ही है, लेकिन
वो कौन से बेस पर होता है, किस तरह का होता है, ये हमें यहाँ पर देखना है कि केवल शब्द का ही इसमें फ़र्क नहीं है, तो प्रोसेस का भी थोड़ा फ़र्क होता है। इसलिए 3 वैरायटीज़ असेंबलीज की यहाँ पर दी गई है, लूज असेंबलीज की। जैसे कि हमने देखा लूज असेंबलीज 1 में किस प्रकार का रिलेशन होता है, सेकंड में किस प्रकार का और थर्ड में किस प्रकार का, विथ एग्जांपल हमने यहाँ पर देखने का प्रयास किया। बेसिक सब्जेक्ट इज स्प्लिट इनटू सब डिवीजन विच इज कॉमनली नोन एज फ्रेगमेंटेशन। जो बेसिक और मेन सब्जेक्ट होता है उसका सब डिवाइडेशन होता है। जैसे कि लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस, फिर उसके आगे एकेडमिक लाइब्रेरी, फिर उसके ये मेन टॉपिक, मेन सब्जेक्ट, सब टॉपिक, और उसके फिर सब टॉपिक नीचे आते हैं। तो उसमें क्या आता है, स्कूल लाइब्रेरी आता है, कॉलेज लाइब्रेरी आता है और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी आता है। तो इस तरह से लाइब्रेरी साइंस से मेन सब्जेक्ट हुआ, और एकेडमिक लाइब्रेरी मेन टॉपिक हुआ, और सब सब्जेक्ट हम उसे कह सकते हैं। और उसके भी सब सब्जेक्ट एकेडमिक लाइब्रेरी की या सब टॉपिक मेन टॉपिक के स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, इस तरह से हम उसमें रिलेशन या सब डिवाइडेशन कर सकते हैं। ओके, और उसको अलग वर्ड यहाँ पर दिया है, फ्रेगमेंटेशन भी कहा गया है, विलगीकरण। ओके, विकेंद्रीकरण एक अच्छा शब्द है उसको, और केंद्रीकरण। ओके, तो जैसे कि लैमिनेशन में हमने देखा तो केंद्रीकरण होता है, 2 or more than 2 isolate come together, they become one there, केंद्रीकरण बोलते हैं उसको। और असेंबलेज में क्या होता है फिर, ऑन द बेस ऑफ रिलेशन, यहाँ पर विकेंद्रीकरण होता है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन होता है, सब डिवाइडेशन यहाँ पर घटित होता है। ओके और इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट ऑफ मोड्स निर्मित किए जाते हैं, और उसके बेस पर हम सब्जेक्ट तैयार करते हैं। इन 1973 Neil Megan basic subject flourished into secondary basic subject. और फिर आगे जाकर फिशन है, फिशन। बेसिक सब्जेक्ट इज स्प्लिट इनटू सब डिवाइडेशन विच इज कॉमनली नोन एज अ फ्रेगमेंटेशन। इन 1973 नीलम gain basic subject fusion into secondary basic subject. Fusion is of mainly 4 types. ओके, फ्यूजन यानी कि क्या, सब डिवाइडेशन, फ्रेगमेंटेशन, अलग अलग होकर वे अलग अलग मेन टॉपिक, सब टॉपिक्स और उसके भी सब टॉपिक्स क्रिएट करते हैं, तो उसको फ्यूजन कहते हैं। ओके, फ्यूजन यानी क्या, जोड़ना, फिशन यानी कि क्या, अलग होना। ओके, ये दोनों का फर्क हम यहाँ पर देख सकते हैं और इसी समझने का प्रयास कर सकते हैं, व्हाट इज मीन बाय फ्यूजन, फिशन एंड फ्यूजन। ओके, तो 2 वर्ड है यहाँ पे, तो दोनों का संबंध हम यहाँ पर जोड़ते हैं, असेंबलेज समझने के बाद यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज। ओके, फिशन यानी कि क्या और फ्यूजन यानी कि क्या, दोनों का अर्थ। फिशन का अर्थ होता है सब डिवाइडेशन,
फ्रैगमेंटेशन, उसको ही हम क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। और फ्यूजन का अर्थ फ्यूज्ड, कनेक्ट टुगेदर। ओके, दोनों का अर्थ यहाँ पर होता है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि दोनों किस तरह से एक दूसरे से विरोधी है। ओके, फिशन मतलब सब डिवाइडेशन अलग करना, लेकिन वे रिलेशन में रहते हैं। फ्रैगमेंटेशन अलग अलग होना, और फ्यूजन जोड़ना, कनेक्ट टुगेदर, एकत्र जोड़ना, एकत्र करना। ओके, तो इसमें बेसिक सब्जेक्ट फिशन किए जाते हैं इनटू सेकेंडरी बेसिक सब्जेक्ट। फिशन इज मेनली 4 टाइप, उसमें एरे डिवीजन है, देन कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल है, और डिसेक्शंस कंसिडरिंग ऑफ एरे है, डेरिवेशंस है। ओके, तो जैसे कि नेपाल और अफगानिस्तान 2 कंट्री ज्वाइन किए गए एरे, डिफरेंस एरे है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिंसिपल के द्वार पर जैसे कि हिंदू, ब्रांस, बाइसिकल। ओके, यहाँ पर बाय और साइकिल, ये 2 शब्द ज्वाइन हुए, कॉम्बिनेशन हुआ है। डिसेक्शन कंसिडरिंग द एरे डिवाइडेशन आइसोलेट बेसिक सब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम फिशन। डेरिवेशन, दिस टर्म यूज्ड टू डिनोट फिशन when to consider one or only one subdivision is isolate। तो इस तरह से अलग अलग उदाहरण के तौर पर हम फिशन का अर्थ यहाँ पर समझ सकते हैं। फिशन यानी कि क्या, फिर अलग अलग करके, फ्रैगमेंटेशन करके, सबडिवाइडेशन करके मोड ऑफ फॉर्मेशन तैयार करना, सब्जेक्ट तैयार करना। इन दिस फॉर्म मोड ऑफ 2 और मोर प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट आर फ्यूज टुगेदर, एक साथ जोड़ते हैं, जैसे कि 2 वायर एक साथ जोड़ते हैं इन द स्विच, इन सच वे दैट ईच देम लॉस इट इंडिविजुअलिटी। तो उसकी इंडिविजुअलिटी लॉस होकर एक अलग शब्द तैयार हो जाता है। जैसे कि शिव और पार्वती हमें देखने को अलग अलग इंडिविजुअल दिखाई देते हैं, लेकिन आगे जाकर उनकी ऐसी कहानी होती है कि जब वे एक साथ होते हैं तो दोनों का इंडिविजुअलिज्म वहाँ पर लॉस होता है, और एक फिर नया स्वरूप हमारे सामने आता है, शिव पार्वती करके, शिव शक्ति करके। ओके, तो ये उदाहरण आप यहाँ पर फ्यूजन में उसको लागू कर सकते हैं, और उसके बेस पर ये कैसे होता है हम देख सकते हैं। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग सब्जेक्ट, केमिस्ट्री अलग है, लेकिन जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो बायोकेमिस्ट्री एक अलग आइसोलेट अलग सब्जेक्ट हमारे सामने तैयार होके आता है। जैसे कि शिव पार्वती का हमने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया। तो इस तरह से फिशन और फ्यूजन दोनों का एक विरोधाभास हम यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है ये यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी मदद से हम सब्जेक्ट मोड कैसे चेंज होता है, और नॉलेज की निर्मिति कैसे होती है, सब्जेक्ट की निर्मिति कैसे होती है, ये हम देख सकते हैं। और हम भी दोनों का यूज करके मोड ऑफ फॉर्मेशन, ये दोनों फिशन और फ्यूजन का उपयोग करके हम भी हमारी लेवल पे सब्जेक्ट की निर्मिति कर सकते हैं विथ एग्जाम्पल, बाय गिविंग द नंबर ऑफ एग्जाम्पल। और जैसे कि हमने अलग अलग उदाहरण यहाँ पर दिए हैं, और उस उदाहरण के तौर पे हम फिशन का मतलब क्या होता है और फ्यूजन बोल सकते हैं आप, उसका मतलब क्या होता है, ये हमने यहाँ पर देखा। और here we will take short break. Thank you. Over the mode of formations which help to develop the different types of subject, and from this process we can get any kinds of subject, we can invented new subject, we can get or
create more subject under the universe of knowledge scheme. So fission means subdivision, fragmentations, when we make the separate to isolate, and with the help of this we can create the new one subject, new one topic, that is called the fission. And fusion means when we connect two or more than two subject or isolate or segment together, and it lost their individual separateness, and it will create the new one subject, that is called the fusion. Okay, so in this way difference between the fission and fusion we can understand here. Okay, and after that, distillations. What is meaning by the distillation? So distillation, after understanding the meaning of this word, we can better understand what is meaning by the distillation. Okay, so डिस्टिलेशन मीनिंग्स हम यहाँ पर देख सकते हैं हिंदी में या मराठी में क्या होता है, तो उसके बेस पर हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं. इन दिस फॉर्म ऑफ मोड प्योर डिसिप्लिन इज इन्वॉल्व प्राइमरी बेसिक सब्जेक्ट फ्रॉम इट्स अपीयरेंस इन एक्शन इन डाइवर्स कंपाउंड सब्जेक्ट गोइंग विथ अदर either different basic subject or one and the same subject. Okay, distillation is gives rise to primary basic subject. तो इस तरह से डिस्टिलेशन का मीनिंग जो होता है वह हम द्रव शोधन ऐसा यहाँ पर देख सकते हैं. तो ऊर्ध्वपतन भी इसका अर्थ होता है. ऊर्ध्वपतन जैसे कि ऊपर जाने वाली चीज़ हम उसको ऊर्ध्वपतन कहते हैं, और नीचे जाने वाली चीज़ उसको अधोपतन कहते हैं. तो दोनों चीज़ यहाँ पर हम देख सकते हैं. तो प्योर डिसिप्लिन इज इन्वॉल्व प्राइमरी सब्जेक्ट फ्रॉम इट्स अपीयरेंस इन एक्शन इन डाइवर्स कंपाउंड सब्जेक्ट. तो यहाँ पर कंपाउंड सब्जेक्ट की निर्मित होती है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी और फॉरेस्ट्री. ओके, यहाँ पर बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम उसे माइक्रो शब्द जोड़ देते हैं या ज्वाइन करते हैं तो इससे क्या होता है, एक नया सब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, नया कंपोनेंट, नया कंपाउंड सब्जेक्ट तैयार हो जाता है. फॉरेस्ट एक सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम फॉरेस्ट्री ज्वाइन कर देते हैं तो एक अलग मोड, अलग सब्जेक्ट यहाँ पर तैयार होता है. तो डिस्टिलेशन यानी कि क्या, ऊर्ध्वपतन, जब हम प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं सब्जेक्ट को. ओके, वर्ड जो मेन कंपाउंड वर्ड होता है और उसमें कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स लगा देते हैं तो उसको डिस्टिलेशन कहते हैं. यहाँ पर हम देख सकते हैं. लेशन, जैसे कि मेन वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है. ओके, उसको प्रीफिक्स हम कभी कभी ज्वाइन करते हैं या सफिक्स. ओके, या अफिक्स बीच में ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या होता है, फिर डिस्टिलेशन होता है. जैसे कि बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी. ओके, और जब हम उसे प्रीफिक्स ज्वाइन करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी. ओके, तो उससे
एक नया शब्द तैयार हो जाता है, माइक्रो बायोलॉजी। ओके, तो इस तरह से डिस्टिलेशन यहाँ पर हम कर सकते हैं बाय अटैच प्रीफिक्स एंड बाय अटैच सफिक्स और अफिक्स टू द मेन वर्ड, मेन सब्जेक्ट। ओके, और यहाँ पर एक शब्द दिया है सफिक्स, जैसे कि फॉरेस्ट है। ओके, और फिर उसको सफिक्स जोड़ के RY जोड़कर एक शब्द तैयार होता है, न्यू फॉरेस्ट्री। ओके, तो इस तरह से डिस्टिलेशन तैयार किया जाता है, इसे हम मोड ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, MOF, यानी कि मोड ऑफ फॉर्मेशन की एक मेथड है, एक प्रोसेस है। इसके द्वारा हम कई सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यूनिवर्स नॉलेज में, और उसकी भर कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से कुछ हमें एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हैं, उसकी मदद से हम इसको समझने का प्रयास कर सकते हैं, और फिर आगे जाकर हम खुद अपना नया सब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। और यदि आप अच्छे एक्सपर्ट हो जाते हैं क्लासिफिकेशन के, यू बिकम द गुड क्लासिफायर, good knowledge of classification, and if you do or you will do the deep study in the classification, then in future you may be formulate new theory, new classification scheme। okay, तो आप भी नई थ्योरी स्थापित कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरा वर्ड है या यूनिवर्स है, ये क्लासिफिकेशन पर आधारित है। क्लासिफिकेशन इसका सोल है, और सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक आपको पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिखाई देगा। नेचर में क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन हमारे घर से स्टार्ट होता है, तो क्लासिफिकेशन ही हमें दिखाई देता है। जैसे कि हमने कहा कि पूरे यूनिवर्स में क्लासिफिकेशन है, जैसे गांव, घर, उसमें गांव, देन तालुका, देन सिटी, देन डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट, देन कंट्री, देन कॉन्टिनेंट, देन अर्थ, देन सौरमंडल, देन आकाशगंगा, देन दीर्घिका, ओके, देन ब्रह्मांड। ये सभी क्या है? फिर देर इज अ सर्टन सीक्वेंस, देर इज अ क्लासिफिकेशन इन यूनिवर्स अल्सो। ये कुछ नहीं बल्कि एक क्लासिफिकेशन ही है। और जब एक क्लासिफिकेशन आप समझ जाते हो और आपके समझ में आ जाता है, तो आप हर एक क्लासिफिकेशन को समझ सकते हो। जब नेचर का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आता है, तो किसी भी क्लासिफायर ने जो क्लासिफिकेशन तैयार किया है वो आपके समझ में आता है। और आगे जाकर जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं वो क्लासिफिकेशन के, देन आप खुद का एक क्लासिफिकेशन स्कीम भी इन्वेंट कर सकते हो, फॉर्मुलेट कर सकते हो। ओके, इसमें कुछ नई बात नहीं है। ओके, तो इसीलिए यदि आपको डीप स्टडी करना है एग्ज़ाम के लिए, तो इसका स्टडी करना ही है। उसके लिए तो हमें हर एक कंसेप्ट समझनी ही है, लेकिन फ्यूचर में आगे जाकर आप इसमें कुछ नया करने वाले हैं, तो आप इसका डीप स्टडी कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल लाइफ में, एग्ज़ाम के समय तो आपको इसका उपयोग होगा ही, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जीवन जीते हो, तब आपको इसका सही मायने में उपयोग हो सकता है। तो इसलिए आपको हर एक फॉर्मेशन को समझना होगा, मोड ऑफ फॉर्मेशन को तो आपके समझ में आएगा। ओके,
So after understanding the distillation, now we are watching agglomerations. What is meaning by the agglomeration? Okay. Process of collecting together of entities into large masses without cohesion among the components, that is called the agglomerations. An agglomeration can be basic subject or it can also be an isolate idea. Agglomeration may be made up from consecutive constituent or even non consecutive constituents. ओके, तो इस तरह से एग्लोमरेशन यानी कि क्या, उसका पहले हम मराठी मीनिंग जान लेते हैं। एग्लो शब्द क्या है? एग्लोमरेशंस। ओके, तो एग्लोमरेशन का मीनिंग जो होता है कलेक्शन, जमा करना, यानी कि क्या, कलेक्ट करना। ओके, जैसे कि असेंबलिंग यानी कि क्या, कलेक्ट करना। जॉइंट करना अलग है, कनेक्ट करना अलग है और कलेक्शन करना अलग है। ओके, कनेक्ट करना अलग है और कलेक्शन करना अलग है। दो अलग अलग वर्ड यहाँ पर आपको दिखाई देगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि एक साथ वर्ड है। जैसे फ्यूजन में कनेक्शन आता है दो चीज़ों में, दो कंपोनेंट में, दो सब्जेक्ट में, लेकिन यहाँ पर कलेक्शन, एग्लोमरेशन आता है। एग्लोमरेशन क्या है? कलेक्शन करना। जैसे कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ कलेक्शन करके एक साथ रखते हैं तो उसको कलेक्शन हम कहते हैं, या संचय कह सकते हैं, या जमाव कह सकते हैं। ओके, तो फिर इसका मीनिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग टुगेदर। ओके, कलेक्टिंग यानी कि क्या, कलेक्शन। यहाँ पर देखते हैं एग्लोमरेशन यानी कि टू कलेक्ट, और इससे कलेक्शन शब्द तैयार होता है। ये वर्ब है, टू कलेक्ट यानी कि जमा करना, संचय करना, और कलेक्शन यानी कि जमा संचय। ओके, और इससे दो शब्द हम देखते हैं कि कनेक्ट, ये अलग शब्द है, कलेक्शन, कलेक्ट ये अलग शब्द है। ओके, कलेक्ट और कनेक्ट ये दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट है। कलेक्ट, कनेक्ट यानी कि क्या, टू जॉइन टुगेदर। ओके, और कलेक्ट यानी कि क्या, टू गैदर टुगेदर। ये अलग अलग मीनिंग यहाँ पर हमको दिखाई देता है। तो कनेक्ट यानी कि क्या, दोनों एक साथ जोड़ना। ओके, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं ए कनेक्ट बी, दैट बिकम द ए बी एग्जाम्पल। ओके, और गैदर करना यानी कि क्या, ए बी सी डी ई एफ लाइक दैट जेड। तो हमने ये सब गैदर किए और एक साथ इसको हम रख सकते हैं। ओके, दो मिलाकर यहाँ पर एक होता है और यहाँ सब मिलाकर एक कलेक्शन होता है। ओके, तो इस तरह से हम कनेक्ट और कलेक्शन में मीनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्लोमरेशन का जो मीनिंग होता है, कलेक्ट करना होता है, नॉट कनेक्ट करना। ओके, ये फर्क आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, तभी ये कंसेप्ट आपके समझ में अच्छी तरह से आ सकती है। ओके,
तो कलेक्शन करना, गैदर टुगेदर करना यानी कि क्या, संचय करना यानी कि क्या, संचय करके भी हम मोड ऑफ फॉर्मेशन के द्वारा सब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं क्या, इस पर हमें चर्चा करनी है। तो उदाहरण के तौर पे फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने एक कंसेप्ट आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। और एग्लोमरेशन, जैसे कि हमने देखा प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग टुगेदर्स, एक साथ कलेक्ट करना यानी कि संचय करना ऑफ एंटिटीज इनटू लार्ज मास, और उसकी एक एंटिटी बनाना लार्ज मास में विथ कोहेशन, विदाउट कोहेशन। विदाउट कोहेशन मतलब उसमें एक रूपता नहीं होती है, ओके, क्योंकि वो एक साथ कनेक्ट नहीं होते इसलिए उसमें कोहेशन, एक रूपता नहीं होती है। कोहेशन मतलब एक रूपता, ओके। द कंपोनेंट्स एंड एग्लोमरेशन कैन बी बेसिक सब्जेक्ट और इट कैन आल्सो बी एन आइसोलेट आइडिया, उसमें आइसोलेट आइडिया हो सकती है, बेसिक सब्जेक्ट एक साथ आ सकते हैं, ओके। फिर एग्लोमरेशन में बी मेड ऑफ कंसेक्यूटिव कॉन्स्टिनेंट, अलग अलग कॉन्स्टिनेंट से या नॉन कंसेक्यूटिव कॉन्स्टिनेंट से एक आ सकते हैं, एक हो सकते हैं। जैसे कि कुछ में सीक्वेंस हो सकता है, कुछ में नॉन सीक्वेंस हो सकता है, ओके, लेकिन वो एक साथ रहकर भी अलग सब्जेक्ट हमें हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एग्लोमरेशन वन में क्या है, नेचुरल साइंस, ओके, तो नेचुरल अलग शब्द है, साइंस अलग शब्द है। और टू में हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक, हिस्ट्री अलग शब्द है, इकोनॉमिक अलग है, लेकिन एक साथ रखने से एक सोशल साइंस के सब्जेक्ट है ऐसा हमें प्रतीत होता है, ओके। तो इस तरह से हम दो डिफरेंट सब्जेक्ट करके या दो नॉन डिफरेंस सब्जेक्ट या सिमिलर वर्ड रखकर एक साथ जो एक दूसरे से रिलेशन दिखाते हैं उससे एग्लोमरेशन कर सकते हैं, ओके। तो जैसे कि हम अलग अलग मोड ऑफ फॉर्मेशन या प्रोसेस और मेथड्स पर यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ऊपर ऊपर देखा जाए तो सभी प्रकार के जो मोड ऑफ फॉर्मेशन है हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनमें जो बेसिक डिफरेंस है, जो हमें अनक्लियर दिखाई देता है, वो अच्छी तरह से हमें यहाँ पर समझ लेना चाहिए, ताकि मोड ऑफ फॉर्मेशन हमें अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। और इस टॉपिक पर हम जो भी सवाल एग्ज़ाम में आते हैं उस पर उस क्वेश्चन के हम जवाब दे सकते हैं कॉन्फिडेंटली, ओके। तो पहले हमें इस बात को, इस कंसेप्ट को समझ लेना चाहिए, ताकि हम अच्छी तरह से इसके संबंधी जो भी क्वेश्चन आएंगे उस पर जवाब दे सकेंगे। तो इस तरह से एग्लोमरेशन समझने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू मूव our next mode of formation, that is called the cluster, okay. So in the cluster form of mode, several specialized studies on particular phenomena or entity are gathered together into field of study. तो इस तरह से क्लस्टर में क्या होता है, फिर अलग अलग सेवरल स्पेशलाइज स्टडीज़ करके पर्टिकुलर फिनोमेना और एंटिटी के टॉपिक सब्जेक्ट एक साथ किए जाते हैं और फिर नया सब्जेक्ट फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, कोरोना है, स्टडी ऑफ प्लांट्स है। तो इस तरह से मोड ऑफ फॉर्मेशन पर हम बात कर सकते हैं और उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। इस क्लेरिफिकेशन के द्वारा, एक्सप्लेनेशन के द्वारा आपको एक टॉपिक पूरी समझ में आया होगा, ऐसा गुरुत धर के हम आज यहाँ पर रुकते हैं। इफ यू हैव एनीथिंग प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक, यू कैन ask me freely. I will always help to you to more explanations. So in this way, under the universe of knowledge, we have been learn many topics like the feature or characteristic of universe of knowledge, then mode of formation which is given by the Dr. S. R. Ranganathan. So today we will stop here. Remaining part we will take tomorrow. Thank you.